हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम 10वीं का इतिहास से शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। ठीक, चलिए शुरुआत हम करते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ पहले कर लेते हैं, उसके बाद मेरा पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर अध्याय 1 है। ठीक है, लेसन 1 अध्याय 1। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये मेरा पहला चैप्टर है और इसको में सबसे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो इससे उत्तर में इसका लिखिएगा, इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो कहता है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होता है उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कारण ये सब लिखना हो तो लिखेंगे किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, और इससे आगे चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन को ले लेते हैं कि लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय दोनों तरह बताइए। ठीक, तो पहला हम शुरुआत करते हैं लघु उत्तरीय से। अब मेरे इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र परिभाषा हो गया। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन मेरा है कि राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो ये जो राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं या राष्ट्रवाद क्या है सबसे में। ठीक है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, सबसे में। तो इसको मैं वही परिभाषा लिखेंगे कि ये जो राष्ट्रवाद है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। तो चलिए इसको लिखते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या। तो लिखिए राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। क्या करती है, एकीकृत करती है। देखिए, तो हम पहला मेरा था राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। कोई भी राष्ट्र हो उसका जो सामूहिक पहचान होता है उसी को कहता है राष्ट्रवाद। ठीक, और इसको ये समझना है कि जो लोगों को एक सामूहिक इतिहास, परंपरा, उसका भाषा और वहाँ के संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है उसी को कहता है राष्ट्रवाद। ठीक है, पूछा क्वेश्चन में राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक, तो ये लिखिएगा। ठीक है, कि राष्ट्रवाद किसी
राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा और भाषा, संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। उसी को जाता है राष्ट्रवाद। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए मेरा दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवाद, निरंकुशवाद, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम कि जो निरंकुशवाद है ये है क्या। तो लिखिए ऐसी शासन व्यवस्था, देखिए ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था और देखिए सरकार जिस जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, नहीं रहता है, इतिहास में इसे निरंकुशवाद कहा जाता है। निरंकुशवाद कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है कि जो हम देखें क्या कि निरंकुशवाद क्या है। तो ऐसी शासन व्यवस्था या कोई भी सरकार हो जहाँ पे किसी का भी नियंत्रण नहीं हो उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है, ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं हो उसी को कहा जाए निरंकुशवाद कहा जाता है। ठीक है, हाँ, और इसमें जो अत्यंत केंद्रित होता है, सैन्य बल आधारित होता है और दमनकारी सरकारें होती है। ठीक है, निरंकुशवाद में। ठीक, अब चलते हैं यूटोपिया क्या है। इसके बाद यूटोपिया मेरा अगला क्वेश्चन है, यूटोपिया क्या है? सभी वही क्वेश्चन है भाई। यूटोपिया, यूटोपिया, यूटोपिया क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा, यूटोपिया क्या है? चलिए यूटोपिया, यूटोपिया क्या है? तो यूटोपिया पहले समझिए। देखिए एक ऐसी समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। मैंने यूटोपिया क्या है? तो एक ऐसी समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। मैंने जिसलिए कि एक देखिए एक ऐसा समाज की कल्पना, ये यूटोपिया एक समाज की एक कल्पना है। ठीक है, जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना असंभव प्रतीत होता है, असंभव प्रतीत होता है, एक यूटोपिया है। तो एक समाज की क्या है, जो समाज की कल्पना है। ठीक है, जो कहता है कि यूटोपिया एक समाज की क्या है, कल्पना है जो आदर्श क्या है कि उसको साकार होना असंभव है। ये कल्पना है जो साकार होना असंभव है। ठीक है, यूटोपिया एक समाज की कल्पना है जिसको साकार होना असंभव है। ये हो गया मेरा यूटोपिया। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? ठीक है, राष्ट्रवाद तो बता ही देते हैं। अब चलते हैं राष्ट्र क्या है? राष्ट्र, इसके बाद दोनों में पूछा क्वेश्चन, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? ठीक है, तो फ्रांस में एक दार्शनिक था, उनका नाम था रेनर। रेनर के अनुसार बोला जाता है
कि राष्ट्र है जो समान नस्लें, धर्म या क्षेत्र से बना है और यह एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरण बिंदु होता है। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता होता है। इसका अस्तित्व रोज होने वाले जनपद संग्रह से है। तो लिखिए कि फ्रांसीसी दार्शनिक, यहाँ से लिखिए फ्रांसीसी दार्शनिक दार्शनिक फ्रांसिस रेनन के द्वारा रेनन के द्वारा राष्ट्र समान नस्लें, धर्म या क्षेत्र से बना है। धर्म या क्षेत्र से बना है। यह और इसलिए कि एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है। ठीक है, और चरम बिंदु है। चरम बिंदु है जो इतना ही रहती है। ये देखिए, तो फ्रांसीसी दार्शनिक था, उनके द्वारा कहना था कि जो राष्ट्र है वह समान नस्लें, धर्म या क्षेत्र से बना। किसे? तो नस्लें से, समान नस्लें, धर्म या क्षेत्र से बना हुआ एक राष्ट्र का प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है। जो प्रयास है वह त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है। ये बोला था किसने? दार्शनिक ने राष्ट्रवाद के बारे में बोला था। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। वो एक क्वेश्चन है, यहाँ आता है अगला क्वेश्चन कि जनपद संग्रह क्या है? जनमत संग्रह क्या है या किसे कहते हैं? ठीक है, तो जनमत संग्रह क्या है? तो इसको लिखिए कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, यही जनमत संग्रह होता है। देखिए, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसको बोलते हैं वोटर, जिसके जरिए एक क्षेत्र के लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जनपद संग्रह या क्या है? देखिए जनमत संग्रह क्या है? तो यह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसको बोलते हैं वोटर है, जिसके जरिए एक क्षेत्र के लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यही हो गया जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या है? तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, वही हो गया जनमत संग्रह। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? चलिए देखो उदारवाद कैसे क्या समझते हैं। देखिए उदारवाद से क्या समझते हैं? उदारवाद से आप क्या समझते हैं? चलिए उदारवाद से आप क्या समझते हैं? तो लिखिए
इसका अर्थ देखिए, उदारवाद का अर्थ आजाद होता है। ठीक है? आजाद होता है क्या? उदारवाद का अर्थ क्या होता है? आजाद होता है। और नए माध्यम के लिए लिखिए, नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब उदारवाद का उदारवाद का मतलब व्यक्ति के लिए है। क्या है? व्यक्ति के लिए है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं कि जो व्यक्ति के लिए है, आजादी और कानून की समझ सबकी बराबरी है। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष था जो आपकी सहमति पर अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। चलिए इसका अगले कहां देखिए कि मतलब व्यक्ति के लिए है। अब बोलते हैं उदारवाद एक ऐसी सरकार का पक्ष था। उदारवाद उदारवाद सरकार का उदारवाद एक ऐसी सरकार का पक्ष में था जो सबकी सहमति पर क्या हो? बना हो। सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद जो उदारवाद है, देखिए उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति। पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को क्या करना? समाप्ति। चलिए देखिए, अब मेरा था उदारवाद क्या है। ठीक है, तो ये तो उदारवाद है वह ऐसे देखा जाएगा तो उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबरल पर आधारित है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है आजाद। इसका जो उदारवाद है इसका अर्थ क्या होता है? आजाद होता है। ठीक है, लेकिन नए मध्यम जो वर्ग है उसके लिए उदारवाद का मतलब होता है व्यक्ति के लिए है। ठीक है, व्यक्ति के लिए है। ठीक, और उसके बाद देखिए कि व्यक्ति के लिए आजाद और कानून के समझ सबकी बराबरी है। दोनों को आजाद और कानून दोनों है जो बराबरी क्या है कि उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष है जो सबकी सहमति पर बना है। उदारवाद एक ऐसी सरकार का पक्ष है जो सबको सहमति पे बना है। सबको सहमति पे बना, जो लोगों को सहमति था उसे बना उदारवाद। ठीक है, उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्ति, मतलब जितना भी पहले था जो अपने निरंकुश शासन व्यवस्था चलाता था, पादरी वर्ग था, सबको यह कह के समाप्ति किया। ठीक है, ओके, उदारवाद समझ में आ गया। अब चलते हैं इससे आगे उदारवाद का आगे। यहाँ से क्वेश्चन मेरे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए मेरा क्वेश्चन है कि 1815 की वियना जो संधि हुआ था, वियना संधि के क्या उद्देश्य थे? ठीक है, वियना ठीक, वियना जो संधि हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका उद्देश्य लिख के 3-4 पॉइंट देंगे। ठीक, आप देखिए इसका हम उद्देश्य लिखते हैं। क्या उद्देश्य? इसको उत्तर लिखें, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? देखिए कि 1815 में हुआ था। इसमें सबसे पहला है कि बुरो वंश को पुनः सत्ता में बहाल कर दिया गया था। बुरो वंश का पुनः बहाल होना।
बहाल होना, देखो बुरुवंश समाप्त हो गया था, लेकिन जब 1815 का जो वियना समझौता हुआ उसमें बुरुवंश का क्या हुआ, बहाल हो गया। मेरा ये ठीक है। दूसरा मेरा है कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। ये था फ्रांस के लिए। दूसरा, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य को कायम करना ताकि ताकि फ्रांस ताकि विस्तार फ्रांस का विस्तार न हो सके। ठीक है। ये मेरा दो पॉइंट था। पहला था जो ब्रू वंश था उसे पुनः बहाल कर दिया गया, और बोला गया भाई की जो फ्रांस मैंने चाहता था कि मेरा विस्तार हो, लेकिन जब 1815 में वियना जो संधि हुआ उसमें बोला गया कि नहीं फ्रांस तुम अपना औकात में रहो, जहां तक आपकी सीमा है वहीं तक आप सीमित रहिए, आपका विस्तार करने का इसमें कोई हक नहीं, ये बोला गया था। ठीक है। ये तो वो इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। तो एक तरीके से 2 नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है। तो 1815 का पहला था गुरु वंश का पुनः बहाल हुआ, दूसरा था फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्यों को कायम करना ताकि फ्रांस का विस्तार न हो सके। ठीक है। अब मेरा था जुलबेराइन क्या है, एक पूछता है जुलबेराइन क्या है, मेजनी के बारे में लिख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं मेजनी कौन था। इससे अगला क्वेश्चन, मेजनी कौन था, ये क्वेश्चन मेरा। मेजनी कौन था। ठीक है। तो चलिए अब इसका उत्तर लिखते हैं, मेजनी कौन था। देखिए उत्तर इसका, देखिए कि मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था। इटली का, लिखिए मेजनी, इटली का, कहाँ का, इटली का, हाँ, इटली का एक क्रांतिकारी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था। सिंपल सी बात ये लिखना है कि जो मेजनी था वह कहाँ का था, इटली का एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था। ठीक है। इसके आगे लिखते हैं जिसका जन्म जन्म लिख लीजिए कि 22 जून, आपका 22 जून 1860 में जिनेवा में हुआ था। कहाँ पे, जिनेवा में हुआ था। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। वह कार्बोनरी वह नरी नामक कार्बोनरी कार्बोनरी नामक गुप्त एक संगठन बनाया था, क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था तथा आगे देखिए 1831 में 1831 में उसने यंग इटली और यूरोप नामक दो संगठनों का स्थापना किया। ठीक है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन रहा ये कि
मेजिनी था वह कौन था? तो इसको आराम से समझिएगा। जो मेजिनी था वह एक राष्ट्रवादी, जो इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था। कौन था? तो मेजिनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था, जिनका जन्म की बात करते हैं तो 22 जून 1807 में कहाँ पे? जिनेवा में हुआ था। ठीक है। वह कार्बोनरी एक संगठन था। कार्बोनरी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का एक सदस्य था। कार्बोनरी, अब पूछता है कि मेजनी किस संगठन से संबंधित था? कार्बोनरी। ठीक है। कार्बोनरी संगठन था, उससे संबंधित कौन था? मेजनी था। ठीक है। उसका सदस्य भी था। और 1831 में बात करते तो उसने यंग इंडिया और यूरोप नामक दो संगठन, यंग इंडिया और यूरोप नामक दो संगठनों की इसने स्थापना किया। बस इतना लिखना है मेजनी के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? तो मेजनी कौन था? तो सिंपल सी भाषा में अगर समझना हो तो मेजनी इटली का एक व्यक्ति था, जिनका जन्म होता है 22 जून 1807 ईस्वी में होता है। वह कार्बोनरी नामक संगठन से वह क्या था? उसका सदस्य था। उसके बाद 1831 में उसने यंग इंडिया और यूरोप नामक दो संगठन को इसने स्थापना किया था। ठीक है। अब उसके बाद मेटरनिक युग क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे, मेटरनिक युग क्या है? चलिए देखते हैं मेटरनिक युग। मेटरनिक युग क्या था? तो मेटरनिक युग क्या था? मेटरनिक युग के बारे में लिखना है। मेटरनिक है। मेटरनिक युग क्या है? ठीक है, तो उसके उत्तर लिखें। ठीक है। तो मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था। क्या था? कहाँ का था ये व्यक्ति? तो वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का क्या था? यह चांसलर था। ठीक है। ये घोर प्रतिक्रियावादी था। कैसा था? ये घोर प्रतिक्रियावादी था। वो अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। ये भी जो मेटानिक व्यक्ति था, ये बहुत ही कट्टर दुश्मन था। ठीक है। ये ऑस्ट्रिया का तो चांसलर था, लेकिन ये नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया में कोई अच्छा कार्य हो। ठीक है। ये घोर प्रतिक्रियावादी था। वह राज्य में किसी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। तो इसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन न करो। इसका नीति था, यह था मेटानिक का, कि शासन तो करो लेकिन इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं करो। ठीक है। 1815 से 1848 तक काल यूरोप के इतिहास में मेटानिक युग के नाम से जाना जाता है। 1815 से 1848 तक, 1845 से 1800 तक चला था। चलिए इसमें लिखते हैं जो मेटानिक था।